बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कस्बे कमाल। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक शेर और अदब की दुनिया से है। हमारे साथ तशरीफ फरमा है मुमताज शायर और अदीब कलम निगार जनाब जाहिद मसूद साहब। नाज़रीन, जाहिद साहब का कलमी सफर, इनका तख्लीकी सफर लगभग 4 दहाइयों से जारी सारी है और इस सफर के दौरान इन्होंने जो शानदार खिदमत सर अंजाम दी, इनका एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे आला सिविल एजाज से भी नवाज चुकी है। इस वाले से हम आपको कुछ विजुअल दिखाते हैं, आइए। जनाब जाहिद मसूद का ताल्लुक एक अदबी खानदान से है। आपके वालिद एम सलीम चिश्ती मशहूर शायर थे। आप बज़्म अदब वजीराबाद और बहुत सी अदबी तंजीमों के मुतहर्रिक कारकुन हैं। आपकी शायरी की पहली किताब शहर आईना 1995 में शाया हुई। आपने मुआशरती मसाइल पर अखबारात में कॉलम लिखे। कहा सुना माफ आपके कॉलमों का मजमुआ है। आधे रास्ते में आपकी नस्री नज़मों का मजमुआ है, जबकि शहर आशोब जो 2013 में शाया हुई दहशतगर्दी के हवाले से लिखी गई किताब है। आप पंजाबी ज़बान के भी शायर हैं। आपकी पंजाबी नज़मों का मजमुआ 2014 में शाया हुआ। आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ गहरा ताल्लुक है। आपके सवानी खाके अक्सर मुख्तलिफ अदबी रसाइल और अखबारात में शाया होते रहते हैं। अदब के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब जाहिद मसूद को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया है। ये नाज़रीन विजुअल्स आपने देखे। आइए अब जाहिद साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और उनके कस्बे कमाल का अहवाल जानते हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जाहिद साहब, 1956 में आपकी पैदाइश होती है वजीराबाद। आपके वालिद एक बहुत कादिर गुलाम शायर। तो इस अदबी माहौल में आपने आंख खोली, तो आपका बचपन कैसा गुजरा? इब्तदाई हालात जिंदगी के हवाले से कुछ फरमाइए। हाँ जी, मैं वजीराबाद से, मेरा तल्लक एक छोटा सा कस्बा है जी, और शायरी मेरे घर में ही थी। जैसा कि आपने कहा कि मेरे वालिद शायर थे। हमारा एक बड़ा सा कमरा था जिसमें सब बहन भाइयों की चारपाइयाँ थी जी। तो मेरी चारपाई के साथ एक अलमारी थी जिसमें किताबें हुआ करती थी। अच्छा। और अनीस नागी की बिशारत की रात किताब मैंने वहाँ पहली दफा देखी। सही। तो फिर वालिद साहब चूंकि बज़्म अदब वजीराबाद जो 1922 में एक तंजीम बनी थी उसे चला रहे थे, तो मुशायरे होते थे, गली गली मुशायरे होते थे। हर शायर के घर एक मुशायरा हफ्तावार होता था। तरह मिसरा दिया जाता था, उस पर शायर गजलें कहते थे। तो मैं वालिद की उंगली पकड़कर उन मुशायरों में जाकर था, जिससे मेरा ये मैलान बढ़ा इस हवाले से कि मौलाना जफर अली, हाँ, चूंकि वजीराबाद करमाबाद वजीराबाद के साथ ही मुस्तकिल था, तो वो थे। इसके हवाले से इससे पहले बल्कि 1934 में वहाँ से एक बड़ा मौकर अदबी पर्चा दबिस्तान निकला करता था। अच्छा। रहीमुल्लाह शाद हमारे एक बहुत अच्छे वो उसके एडिटर थे और सरमद साहबाई के वालिद सियालकोट से आकर उसे एडिट किया करते थे। अच्छा। तो उसमें एहसान दानिश और फैज अहमद सैयद जैसे बड़े लोग जो थे वो जूनियर शायर के तौर पे शाया होते थे। अच्छा। तो वो तसलसल चलता रहा। 1922 की बनी हुई तंजीम बज़्म अदब अब भी किसी न किसी शक्ल में होगी वो। तो उसमें बहुत सारा शहर में अदबी हवाले से काम किया था। अच्छा। तो हम भी मैं भी उसका मेंबर बना बाद में। तो उस हवाले से मुशायरों में शिरकत करनी और बड़े बड़े लोगों से मिलना, और लाहौर के में रहने वाले जो बड़े शायर थे उनको मिलने की ख्वाहिश हमारी एडिक्शन हुआ करती थी। हम पाक टी हाउस आते ही इसलिए थे लाहौर से सफर करके कि वहाँ मुनीर नियाजी होंगे, हबीब जालब होंगे। सही। तो यहाँ आके फिर उनको देखा हमने। सही है। शहरी पस मंजर रखने वाला एक नौजवान वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में दाखिला ले लेता है, इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह गालबन यही थी कि मेरी सारी फैमिली एजुकेशन से वाबस्ता थी। जो स्कूल है वजीराबाद में जहाँ मेरे वालिद पढ़ाया करते थे वो उन्हीं के नाम पे एम सलीम चिश्ती प्राइमरी स्कूल अब है, वो अच्छा अभी तक मौजूद है। तो सारे घर वाले पढ़ाई की तरफ लगे हुए थे। वालिद भी पढ़ाते थे, सिस्टर भी पढ़ाती थी, सारे अजीजों कारब जो थे तालीम से वाबस्ता थे। तो मैं ये सवाल सोचा करता था कि ये सारे लोग पढ़ा रहे हैं और कौम फिर नहीं पढ़ रही है। सही है, तो लिहाजा छोड़ो इस बात को। सही। तो जब मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया तो उसकी मुझे एमए उर्दू करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उर्दू में मेरे बहुत हाईएस्ट मार्क्स थे। अच्छा। और मेरिट में मेरा पहला नंबर था वहाँ। लेकिन मैंने अपने कागज वहां जमा कराए और लॉ कॉलेज में करा दिया, और घर वालों को 1 साल बाद पता चला कि ये एमए उर्दू नहीं कर रहा, लॉ कर रहा है। कॉलेज में नहीं, लॉ कॉलेज में। सही है। अच्छा, अमली जिंदगी का आगाज आपने किया है एक सरकारी मुलाजम के तौर पर। ये फरमाइए कि एक अदीब या शायर
अपने अदब या अपनी शायरी के जोर पर जिंदगी बसर नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है? उसकी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में इलिटरेसी बहुत है। लिख पढ़ के आप रोजी नहीं कमा सकते, इसलिए अब दरबारों का जमाना तो रहा नहीं कि शायरियों की सरपरस्ती माली तौर पर दरबार किया करते थे। अब शायर अदीब को कोई ना कोई काम करना चाहिए। हमने भी इसलिए रोजगार बहुत से वकालत के बाद नौकरी की, इस नुक्ता नजर से की कि हमारे जो माली मामलात हैं वो बेहतर है और वो आसूदगी हमें मुयसर रही माली तौर पर थोड़ी बहुत, इसी वजह से हमने अपने काम महकमा लेबर में मैं लेबर में एज ए लेबर ऑफिसर आया था पब्लिक सर्विस कमीशन से, और एज ए डायरेक्टर लेबर में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा भाई साहब, ये फरमाए कि शायर हज़रात जो हैं या ख़वातीन भी हैं, वो अपना जो शेर व शायरी है उसका आगाज लड़कपन से कर देते हैं या आप कह लें बचपन से कर देते हैं। आपके साथ क्या वाक़या था? मेरे साथ कोई वाक़या तो नहीं हुआ, मेरे साथ ये घरेलू माहौल जो था ना शायरी का, और जो उठना बैठना था शोरा के साथ वही, और फिर मुताले का मुझे अलबत्ता ये शौक जो था वो मुस्लिम मेज किया इस सारे सिलसिले को, वो खास वाक़या इसके पीछे नहीं है मेरे ख्याल। तो आपने अदबी अपना जो काम शुरू किया है वो शेर व शायरी से किया? जी, शेर व शायरी, नसर से नहीं किया? नहीं, नसर मैंने बाद में लिखी है, बहुत कॉलम लिखा, फिर मैंने मज़ा लिखा, लेकिन आगाज मेरा शायरी से, और मेरी अव्वल और जो प्रेफरेंस है वो हमेशा शायरी की थी। अच्छा, ये फिर मैं कि पहला शेर आपको याद हो कब कहा, किस उम्र में कहा? पहला शेर यूं हुआ कि वहाँ एक मुशायरा हुआ स्कूल में, और मैं गालबन उस 6वीं 7वीं में था, तो उसका तरह मिसरा था, हमसे ये रंगे गुलिस्तान नहीं देखा जाता। सही है। तो मैंने पूरा मुशायरा वो अकेले कमरे में बैठ कर सुना, अच्छा, वाले से छुप के, क्योंकि उस वक्त हमें याद नहीं थी कि तलीम की तरफ तो जो नहीं इसकी तरफ ना आए, तो वो उस पे मैंने गजल कही। अच्छा, वो मुझे अब उसके शेर याद नहीं है, लेकिन वो मैंने जब वाले साहब को दिखाई तो उन्होंने एक उस्ताद शायर के पास मुझे भेजा कि उनको आप दिखाएं। अच्छा, तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने वो सिलसिला शुरू किया। मुझे अपना एक उस जमाने का शेर याद है बिल्कुल कि साकियो जाहिद एक हुए हैं, साकियो जाहिद एक हुए हैं, सागर में ईमान पड़ा है। वाह 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 वाह, ये मुझे शेर याद है उस जमाने का। उसके बाद जब मैंने मुताला किया तो फिर मेरी शायरी की नई समत मुतय्यन हुई। अच्छा जाहिद साहब, 70 की दहाई 80 की दहाई में आप एक जदीद उसलूब के शायर के तौर पर मुतारफ हो चुके थे, लेकिन आपका जो पहला मजमूआ कलाम है 1995 में शाया हुआ है, वो कितनी देर से आपके मजमूआ कलाम होने की क्या वजह? जी नहीं, उसकी वजह ये थी मेरे ख्याल में कि उस जमाने में किताबों का रवाज नहीं था। ठीक है, हम लोग मैगजीन थे उसमें शाया होते थे, खुराक था, फनून था, और उसमें जो उसी हवाले से हमारा तारफ भी होता था। ठीक है, कि कौन, हमें जानते थे एक दूसरे को सब कि कौन क्या लिख रहा है, लेकिन उसकी वजह वो मैगजीन थे। लेकिन फनून और खुराक तो बहुत बड़े अदबी पर्चे थे, और वो एक बड़ा एक कल्चर था उनमें शाया होना, और फिर पता चला कि इजाज़त की बात होती थी। हमने बड़े बड़े शायरों को उनमें उसी मैगजीन में पढ़ के जाना था कि ये लोग किस तरह लिख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये किताबों का जमाना बहुत बाद में आया। दूसरी वजह इसकी ये थी कि मुझे अपना मिसरा काटने का मेरे अंदर बहुत हौसला था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, मैं काटता था फिर लिखता था, और मुझे यकीन है कि जिसमें मिसरा काटने की सलाहियत है वो हमेशा जब काट के लिखता है तो उससे बेहतर लिखता है। सही है। तो उस वजह से भी ये ताख़ीर हुई थी। 1995 में आपका शहर आया, फिर उसके बाद 2005 में आधे रास्ते में शाया हुआ नज़मों का मजमुआ, फिर शायर अशोक शाया हुआ, फिर पंजाबी का एक मजमुआ कनी कनी दरिया शाया हुआ, अभी हाल ही में मेरा एक शेरी मजमुआ छोटी छोटी नज़मों के नाम से आया है। सही है। तो उसकी भी वजह मैंने ये वो महसूस किया कि हम कहते हैं कि जी हमारी नई नस्ल किताब से कट चुकी है, हमारी बात नहीं सुनती। असल में मैं समझता हूँ कि जो 70-80 की दहाई की इमेजिनरी है वो उन लोगों की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। मडेर, चिराग, इस तरह के सारे तशबीह जो है वो नहीं जानते। सही है। तो मैंने लिहाजा ये शौरी तौर पे सोचा कि ऐसी बात की जाए जो वो समझ सके, उनसे डाला, क्योंकि हम नई नस्ल को तनहा नहीं छोड़ सकते, हमारा मुस्तकबिल है वो। तो उस हवाले से ये छोटी छोटी नज़में हैं, एक सफ़े की छोटी स्मॉल पोइट्री है, छोटी नज़में, नाम ही छोटी छोटी। हाँ, तो उस हवाले से ये नज़में है जिससे मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन भी मेरा ख्याल है। फिर आपकी नस्ल में आ जाए तो आपके कालमों का मजमुआ है कहा सुना माफ, फिर अनीस नागी एक वजूदी नावल निकाल, तश्कीलात, और फिर बहुत यूनिक सा आइडिया है तज़ीकुल लुगात। जी। तो तज़ीकुल लुगात के हवाले से हमें कुछ बताएं। तज़ीकुल लुगात बेसिकली मज़ाक की किताब है, ये लुगत नहीं है, लेकिन इसका आइडिया मुझे यूं हुआ कि जो लफ्ज मैंने लुगत से लिए जो 15-20 साल में अपने मानी बदल चुके हैं सोसाइटी के असरात के तहत, और वो मैंने उसको मजाक के अंदाज में पेश किया है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये पहला इसका तज़ीकुल लुगात के नाम से छाया हुआ है। सही है। तो ये इसकी बड़ी फीडबैक मुझे अच्छी आई है
क्योंकि मज़ाह लिखने वाले हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं, और जो लिखने वाले थे वो तो बड़े बड़े लिखने वाले थे हमारे यहाँ, लेकिन अब मज़ाह की तरफ लोग कम आते हैं। अच्छा, पूछना मैं ये भी चाहूंगा कि मज़ाह जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमी अदब में भी बहुत कम लिखा जाता है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि लोगों को हंसाना वाकई मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक आपको जद्दोजहद और अपनी फिक्री सतह पे करनी पड़ती है, जो लोग नहीं अफोर्ड करते ज़हनी तौर पे, लेकिन वो मेरे ख्याल करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को हंसाएंगे नहीं, रिलैक्स नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वैसा बातें हम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका जो पहले मजमूआ कलाम में से जी, मैं अगर आप बता करें तो मैं कुछ अशार आपको पेश करता हूँ। गजल के चंद शेर हैं जी। सुबह जब खैमा महताब का दर खोलेगी, वाह, सुबह जब खैमा महताब का दर खोलेगी, वाह वाह, जिंदगी देर से सिमटे हुए पर खोलेगी, वाह 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 वाह, हद अफलाक मेरे ख्वाब को पामाल न कर, वाह वाह, वरना ये नींद नई रात गुजर खोलेगी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बंद गलियों के ताकम में भटकती हुई शब, वाह, बंद गलियों के ताकम में भटकती हुई शब, फिर कभी लौट के आई तो ये घर खोलेगी, वाह वाह वाह, वैसा मुकर्रर। बंद गलियों के ताकम में भटकती हुई शब, फिर कभी लौट के आई तो ये घर खोलेगी, वाह वाह, रोशनी आ तो गई है पसे दीवार मगर, क्या बात है, रोशनी आ तो गई है पसे दीवार मगर, क्या बात, अपनी जंबील कहीं घर खोलेगी, वाह वाह वाह, क्या बात, रोशनी आ तो गई है पसे दीवार मगर, अपनी जंबील कहीं पिछले पहर खोलेगी, और शहर में चारों तरफ फूल खिलाने के लिए, वाह, शहर में चारों तरफ फूल खिलाने के लिए एक न एक रोज हवा आजाद सफर खोलेगी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सुबह जब खैमा महताब का दर खोलेगी, जिंदगी देर से सिमटे हुए पर खोलेगी, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत सर। आपके कलमी सफर के एक नई जहर की तरफ आते हैं। कॉलम निगारी जी आपने कब शुरू की और कैसे की? कॉलम निगारी मैंने शुरू की थी मेरा ख्याल है शायरी के दूसरे तीसरे मजमूए के बाद। अच्छा जी, क्योंकि मैं फील करता था कि लोगों के जो मसाइल हैं सोशल इश्यूज पे मैं लिखता हूँ जी हाँ, और मैं ज्यादा उसमें लाइट प्रोज लिखता हूँ, सफाई अंदाज में, लेकिन सोशल इश्यूज पे जी जी। और उसमें मेरा ये था कि कॉलम को मकसदियत के लिखा जाना चाहिए, बगैर मकसदियत के मज़ा लिखना कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक आप लोगों के मसाइल को समझे ना, उनसे शेयर ना करें। मेरा ये सिलसिला रहा है कि मैं आम लोगों के साथ बहुत मिलता हूँ, मेरा लिजान बहुत है लोगों के साथ, और उनके इश्यूज को मैं एनालिसिस भी करता हूँ, फिर अपना एनालिसिस कॉलम के जरिए पेश करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने वो सिलसिला शुरू किया था जो बहुत अब तक चल रहा है, और मेरा ख्याल है कि आइंदा भी चलता रहेगा। नाज़रीन, ज़ाहिर मसूद साहब के साथ गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिर साहब, आपने गजल भी कही है, नज़म भी कही है, बल्कि नसरी नज़म भी कही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका रुझान नज़म की तरफ ज्यादा है तो क्या दुरुस्त है? ये मेरा बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने गजल शुरू में लिखी और जरा मुख्तलिफ अंदाज में गजल लिखी, उसमें थोड़ी सी जिद्दत भी पैदा की मैंने अल्फाज के चुनाव में भी और पैर को ब्रेक करने के में भी, उसमें मैं अपने तजर्बात करता रहा। तो वो गजलें मेरी पहले मजमू में शामिल है। सही। लेकिन उसके बाद मैं अनीस नागी साहब के हत्ते चढ़ गया। सही बात बताऊं, सही है। तो मैं उनके साथ, उनका पर्चा दानिश्वर था तो वो असिस्ट करता रहा उनके साथ 7-8 साल। तो मैं नज्म के हवाले से लोगों से राब्ते करता था, नज़में लेता था। फिर वो नई नज़में जब पर्चा शाया होता तो नज़म लिखनी भी पड़ती थी मुझे नहीं। सही है। तो वो नजरिया साथ है नई नज्म के, बजा तौर पर बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नज्म जो है अब गजल की लिमिटेशन है, बहरा है, काफिया है, रदीफ है, एक बहरा है, एक कैद है, हाँ उसमें एक महसूस होती है। लेकिन नज्म में आप बात को आसानी से, और नसी नज़म में तो बहुत ही ज्यादा आप आसानी से बात कर सकते हैं हर किस्म की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो नज्म के साथ, और नसरी नज़म, मैं उसे नज्म कहता हूँ, नसरी नज़म नहीं कहता, उसके साथ वाबस्ता है, क्योंकि दुनिया भर की शायरी आपके
तक नसरी नज़म के जरिए पहुंच रही है, और आपकी भी शायरी जो दुनिया भर में जाएगी वो नज़म के जरिए जाएगी, और कोई सूरत नहीं है। सही है। तो इसलिए मैंने नज़म, पोएम कहते हैं हम जी, पोएम। सही है। हाँ, तो शायरी होनी चाहिए, चाहे गजल में हो और नज़म में हो, शायरी पहली जरूरत है हमारी। तो पोइट्री होनी चाहिए या नहीं, पोइट्री या होती है या नहीं होती है, शायर या होता है या नहीं होता है। अच्छा, आपने गजल भी कही है, नज़म भी कही है, आपने कॉलम भी लिखा, आपने फ़काया अंदाज में तहरीर भी किया। आपके दिल के करीब अदब की कौन सी सिमत है? मेरी नजदीक अदब के जो नजदीक है वो शायरी ही है। अच्छा, क्योंकि शायरी बेसिकली ख्वाब बुनने का काम है, और हमारे यहाँ अभी ख्वाब बुनने की बहुत जरूरत है, ख्वाब देखने की, ख्वाब बुनने की, नए लोगों को ख्वाब देखने की। जब ख्वाब हम देखना छोड़ देंगे तो फिर हम उनकी जद्दोजहद ताबीर पाने का भी हौसला छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जाहिद साहब, ये फरमाएं कि रेडियो से आप ज़माना तालिब इल्मी से वाबस्ता हो गए, टीवी पे भी आते रहे हैं, तो रेडियो की तरफ आप जाना कैसे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आप कब गए और कैसे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं आपको बताऊं तो मैंने लॉ में जब दाखिला लिया तो मेरी दोस्ती थी, सब पर्चों में छपता था, तो सब लोगों से, तो मैंने अपनी जो कानून की लॉ की तालीम है वो रेडियो के पैसों से मुकम्मल की। मैं आपको ये कब की बात है? ये 77 की बात है। 77 की बात। जब मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया तो उस जमाने में यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मैंने शुरू किया। अच्छा। तो मुझे जितने पैसे घर से मिलते थे रेडियो से भी मिल जाते थे, तो मैं बड़ी आराम से लाहौर में रहता था। तो बाद में जब मैंने लॉ किया और डिप्लोमा लेबर लॉज में मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो फिर मैं जब मजदूर दुनिया एक प्रोग्राम था रेडियो पे, वो मैंने फिर 2-2.5 साल किया। तो इसलिए मेरा रेडियो तरफ जाना ज्यादा हो गया। वहाँ लिटरेरी प्रोग्राम भी चलते थे साथ, वो भी हम किया करते थे, लेकिन बेसिकली वो टीवी पर भी आपका मुशायरों में भी लिटरेरी प्रोग्राम में बहुत आया करता था। रेगुलर मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आज का अखबार, वो खबरनामा के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम था, तो वो मैं किया करता था उस जमाने में। लेकिन मेरी पोस्टिंग चूंकि लाहौर से ज्यादा बाहर रही, वो मुमकिन नहीं था मेरे लिए करना। अच्छा, आप अदब बराए अदब के कायल हैं कि अदब में कोई मकसदियत भी होनी चाहिए? नहीं, मकसदियत होनी चाहिए, जिंदगी होनी चाहिए अदब। अदब में जिंदगी के बगैर कोई अदब नहीं। अदब बराए अदब वाले भी जो है वो बेसिकली जिंदगी के बारे में ही लिखते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने एक नाम दे दिया अदब बराए अदब, लेकिन वो जिंदगी के बगैर आप कुछ नहीं है। आप लोगों के साथ एसोसिएट नहीं होंगे, लोगों की जिंदगियां नहीं आप देखेंगे, आप अपने इर्द गिर्द नहीं देखेंगे, अपनी दाखिलियत को खारजियत के साथ नहीं मिलाएंगे, तो आप आर्टिस्ट या राइटर नहीं बन सकते। सही है। अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि आपकी जो अदबी शख्सियत है उस पर किस अदबी शख्सियत ने ज्यादा असर डाला? मेरी अदबी शख्सियत पे ज्यादा असर मेरे वालिद साहब का है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो पॉजिटिव रवैये और उन्होंने मुझे दिए और वो आगे चलकर मेरे बहुत काम आए। सही है। जिंदगी को मस्बत अंदाज में देखने का और दूसरों के साथ शेयर करने का जो एक चलन था वो वहीं से आया है मेरे ख्याल में। अनीस नागी साहब का भी किस्सा है इसमें? जी, अनीस नागी साहब मेरे बहुत दोस्त भी थे और मेरे आइडियल भी थे, क्योंकि वो हमारे जहत अदीब थे। उन्होंने अदब के अलावा और कोई काम नहीं किया। नौकरी उन्होंने भी की, लेकिन ज्यादा उनका तवज्जो अदब पे ही रहती थी। और वो इतने पढ़े लिखे थे कि वो मुख्तलिफ जख्तों में लिखा करते थे। उसमें समाजियात भी आ जाती थी, साइकोलॉजी भी आ जाती थी, उसमें नसर भी थी। आप उनका काम देखें, शायरी के अलावा नावल भी हैं, उनकी कहानियां भी हैं, उनके तराजे भी हैं, बल्कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में भी बनाई हमारे। मंटो साहब पे फिल्म बनाई जिसमें उस जमाने में असगर नईम सैयद ने, अनवर सज्जाद वगैरह ने काम किया था। तो उस तरह इकबाल पे भी उन्होंने फिल्म बनाई। वो शायद कहीं मिल जाए अगर, तो वो आप देखने वाली चीजें। उस जमाने में एक कैमरे से फिल्म बनाना और उस जमाने के वसाइल भी नहीं थे, तो बड़ी बात थी। तो वो मैं उनसे मुतासर बहुत था। अच्छा। और अताउल्लाह कासमी साहब मेरे दोस्त रहे हैं, उनसे साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, क्योंकि उनके पास बैठकर आदमी अपने गम भूल जाता था। सही बात है। अच्छा जाहिद साहब, ये फरमाएं कि आपने वो दौर देखा है जब अहमद नदीम कासमी साहब की और वजीर आगा साहब की जो शख्सियत है, उनके इर्द गिर्द एक जो है अदबी गिरोहबंदी होती थी, तो इस अदबी गिरोहबंदी ने उर्दू अदब या कह लें कि पाकिस्तानी अदब पर क्या असर मरतब किया? मेरा ख्याल है कि हर किस्म की गिरोहबंदी ने अदब को फायदा ही पहुंचाया, लेकिन वो गिरोहबंदी उनकी अपने जाती हद तक नहीं थी। कुछ लोग उधर थे, कुछ उधर थे। उनके जो हाकियों वाले थे ना, वो ज्यादा उनके मसाइल थे, वो आपस में उनके अच्छे तल्लुकात रहे हमेशा। फनून का और आग का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बहुत बड़ी नस्ल को मुतारफ कराया। अब वज़ीर आगा साहब ने भी और कासमी साहब ने भी, वो बहुत अच्छे दोनों लोग थे और बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे भी थे, पॉजिटिव भी थे और राइटर भी थे, और उन्होंने लोगों को बहुत इंट्रोड्यूस कराया अपने फोरम से। बिल्कुल। अच्छा जाहिद साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी नज्म में से कुछ हमें पेश करें। मैं नज्म
मुआशी मुहाजिरों की वापसी मुमकिन नहीं। एक नई किताब, मेरी किताबें छोटी छोटी नज़में, उसमें से एक छोटी सी नज़म है। मैंने गांव से हिजरत की थी अपनी आजादी की खातिर। वाह। कारोबार, इलाज, पढ़ाई और मुशक्कत सबने मिलकर मुझको शहर में ला पठा था। वाह। अब मैं वापस जा नहीं सकता। वहां पे अब पगडंडियां हैं, कीकर के कांटे हैं और मकानों की ईंटें हैं। वाह वाह। कोई मुझको चाहने वाला नहीं रहा है, सारे गांव छोड़ चुके हैं। वाह। जो पल गुजर जाता है वो मोतबर हो जाता है मेरे ख्याल में। ऐसे ही है, लेकिन वो आप उसे गिरफ्त में ले लेते हैं क्रिएटिव सतह पे। आपने वैसे माजी की बात आई तो अदबी शख्सियात की जो है वो यादनिगारी भी की है। वो यादनिगारी मुसलसल एक मैगजीन में लिख रहा हूँ आगे। जब मैं फर्स्ट टाइम पार्टी उसमें दाखिल हुआ तो मुनीर नियाजी अपनी नई गजल सुना रहे थे। अच्छा। नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। तो हम पास बैठ के एक जूनियर की तरह, तो एक मौसीकार थे हसन लतीफ, बहुत माहिर मौसीकार थे। तो उस जमाने में रवाज था कि नजर देने का मौसीकी के मामलात में। उन्होंने वो नई गजल सुन के तो मुनीर नियाजी को 2 रुपए नजर दी। अच्छा। उन्होंने कहा लाओ मैं हलीम खाऊंगा। 2 रुपए की प्लेट हलीम की आया करती थी। तो उन्होंने फिर उस गजल की धुन बनाई जो फरीदा खानम ने गाई, बहुत पॉपुलर हुई। नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। ऐसे ही है। तो ये लोग, अबीब जालिब साहब थे, मुनीर नियाजी थे, अनीस नागी थे, इंतजार हुसैन थे, ये सब लोग वाकई उसमें बैठा करते थे और हमने इनसे बहुत सीखा और बहुत बैठे इनके पास, बहुत माशाल्लाह बातें। आपकी नस्ल ने तो बहुत सीखा, लेकिन हमारी नस्ल को सीखने का मौका नहीं मिला। वो हमारी नस्ल नहीं, हमारी नस्ल को हमने इग्नोर किया है, आने वाली नस्लों को, ये सोच के कि ये तो अब हम, हालांकि उनकी जिंदगियों के हवाले से, उनके दौर के हवाले से हम अगर कुछ लिखते या सोचते उनके बारे में तो शायद हम इतना गैप ना होता। एक वजह और भी मैं समझता हूँ कि जहाँ से ये कंप्यूटर आया है वहाँ पे लोग अब तक किताब से जुड़े हुए हैं। उसकी वजह ये थी कि हमारी पिछली नस्ल जो थी वो भी कंप्यूटर से, उनकी जो पिछली नस्ल थी वो कंप्यूटर से आगाह थी, शनासा थी। उन्होंने गाइड किया अपनी नई नस्ल को कि कंप्यूटर सोर्स ऑफ नॉलेज भी है और तबाही का जरिया भी है। हमारी पिछली नस्ल क्योंकि कंप्यूटर से आगाह नहीं थी, उन्होंने नई नस्ल को गाइड नहीं किया। तो साहब, उर्दू जुबान जो है बड़े सगीर के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी बोली जाती है, समझी जाती है, तो इस तनाजुर में आप उर्दू का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मैं मुस्तकबिल का इतना कुछ रसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे मुस्तकबिल को रोशन नजर नहीं आता, इसलिए कि हम नई उस जुबान को इनरिच नहीं कर रहे, नए लफ्ज नहीं दे रहे। हमें चाहिए कि हम जो लफ्ज बोलते हैं अंग्रेजी के, पंजाबी के, फारसी के, उर्दू के और मुख्तलिफ इलाकाई जुबानों के, उसको इसमें एडजस्ट करें ताकि वो इनरिच रहे। क्योंकि जुबानों, उसका मतलब ये लश्कर की जुबान, उस जमाने में वो लश्कर की जुबान थी कि हर इलाके का आदमी आता था तो वो मिलके एक जुबान बनती थी। वो जो कॉन्सेप्ट था वो अब नहीं रहा। एक जुबान मुसल्लत कर दी गई है, लगा दी गई है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जब तक हम इलाकाई जुबानों के लफ्ज उसमें दाखिल नहीं करेंगे, उसे इनरिच नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे साहब, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। कोई बात नहीं। तो नाज़रीन से मैं इधर इजाजत चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम का इख्तिताम जाहिद साहब के एक खूबसूरत से कलाम करो। जाहिद साहब। समात के सहीफों में लबों की जुम्बशें तहरीर कर लेना। वाह वाह। सदा के लम्स से महरूम लफ्जों की कोई तफसीर कर लेना। वाह 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 वाह। कहीं ऐसा न हो रद्दे दुआ की आयतें मनसूख हो जाएं। वाह वाह वाह। कहीं ऐसा न हो रद्दे दुआ की आयतें मनसूख हो जाएं। शबे तनसीख से पहले नदामत की जरा तशहीर कर लो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो समतें मुख्तलिफ ठहरे खतों को जोड़ना मुमकिन नहीं होता। वाह वाह। जो समतें मुख्तलिफ ठहरे खतों को जोड़ना मुमकिन नहीं होता। वाह वाह। मुसल्लस खींचना चाहो अगर तो जाविये जंजीर कर लो। क्या बात है, वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नए मौसम पुराने जायचों से ऐन मुमकिन है गुरेजा हो। वाह वाह। नए मौसम पुराने जायचों से ऐन मुमकिन है गुरेजा हो। परिंदों दरमियानी मरहले में घोंसले तामीर कर लेना। क्या बात है, क्या बात है। और महकती ख्वाबगाहों में कभी जागे विसाले कर्ब की ख्वाहिश। बहुत खूब। महकती ख्वाबगाहों में कभी जागे विसाले कर्ब की ख्वाहिश। निगाहों में उभरती डूबती सी शाम को तस्वीर कर लेना। क्या बात, क्या बात। समात के सहीफों में लबों की जुम्बशें तहरीर कर लेना। सदा के लम्स से महरूम लफ्जों की कोई तफसीर कर लेना। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया।